अग्र तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम बीपीएससी जो 69th पीटी 2023 होने वाला है इसके टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें आज जो हमारा ये टेस्ट है ये हम एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पे स्थल दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके अवशेष दिए गए हैं। चिरान से हड्डी के हथियार मिले। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो इधर स्थल दिए हुए हैं, यहाँ से उन स्थलों से प्राप्त अवशेष दिए गए हैं। तो चिरान से हड्डी के हथियार प्राप्त हुए हैं, पिकली हल से राख का ढेर मिला है और बुर्ज होम से गर्तावास मिला है। तो ये तीनों ही जो है वो सही सुमेलित हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। मनुष्य ने जो है खाद्यान्नों का उत्पादन कब प्रारंभ किया था, अर्थात वो एक कृषि को कब से करना प्रारंभ किया था। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही सबसे पहले नियमित खेती प्रारंभ किया गया था यहाँ पे। और यही नवपाषाण काल में ही क्या होता है कि पहिए का आविष्कार होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहिए का आविष्कार होता है और आग का प्रयोग सीख जाते हैं। यहाँ पे लोग आग का प्रयोग करना सीख जाते हैं और यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो वो नियमित आवास जो होता है उसके साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। बताना है कौन सी जो विशेषता है वो हड़प्पा सभ्यता की नहीं है। लिंग पूजा, पत्थर की मुहरें, ग्रामीण सभ्यता। तो ये आपको पता होगा कि जो ग्रामीण सभ्यता है वो हड़प्पा की विशेषता नहीं थी। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसलिए बी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, ग्रामीण सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का साहित्यिक प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है। तो जो लोहे का साहित्यिक प्रमाण मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में लोहे को जो है वो श्याम अयस या इसी को कृष्ण अयस कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो राजनीतिक संगठन के बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो जो सबसे नीचे होता है वो कुल होता है। सबसे नीचे कुल होता है, कुल के बाद से सबसे नीचे कुल होता है, फिर ग्राम होता है, ग्राम से फिर विश्व होता है, फिर जन, फिर राष्ट्र। तो सही जवाब जो होगा वो सी हो जाएगा। और जो कुल का जो प्रधान होता है उसको, कुल के जो प्रधान को कुलपति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मगध पर किस राजवंश ने सबसे पहले शासन किया था। तो मगध पर जो शासन किया था सबसे पहले हर्यक वंश ने किया था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। हर्यक वंश का जो संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और बिंबिसार ने जो अपनी राजधानी है वो राजगीर को उस समय गिरिव्रज कहा जाता था, उस समय अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं और उन घटनाओं का जो संबंधित स्थान है। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कुशीनगर में नहीं हुआ था, ये गलत सुमेलित है। बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो भी बोध गया में नहीं दिया था और निर्वाण भी लुम्बिनी में नहीं हुआ था। तो इसमें जो है वो तीनों ही घटनाएं सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, एक से अधिक।
जन्म बुद्ध का कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में बुद्ध जन्म ना होकर के इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। और इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश है वो बोध गया में नहीं बल्कि सारनाथ में दिया था। और निर्वाण इनका लुम्बिनी में नहीं, इनका जो निर्वाण है वो कुशीनगर में हुआ था। इस प्रकार ये तीनों जो हैं वो सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो जो 16 महाजनपद में अवंती और वत्स था, इन पे कौन से शासक ने अधिकार करके उसको अपने में मिला लिया था? तो वो शिशुनाग ने मिलाया था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, शिशुनाग। शिशुनाग जो है वो शिशुनाग वंश का संस्थापक था। ये शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक था ये। और शिशुनाग ने ही अपनी जो दूसरी राजधानी है वो वैशाली में बनाया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो सेकंड राजधानी थी, इसका सेकंड राजधानी थी वो वैशाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस मौर्यकालीन शासक के शासनकाल के दौरान मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा? तो जो 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो 323 बीसी से लेकर के 295 बीसी तक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से सम्राट अशोक के नाम का वर्णन मिलता है? जो सम्राट अशोक के नाम का वर्णन मिलता है इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि मास्की से भी मिलता है, गुर्जरा से भी मिलता है और उदयगोलन से भी मिलता है। इसके अलावा एक नेट्टूर है, एक नेट्टूर का भी जो अभिलेख है यहाँ से भी अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के अभिलेख में अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जो अशोक के अभिलेख थे उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो उनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने इसको 1837 में इसको पढ़ा था, इनके अभिलेख को। और जो टी फैंथलर जो थे, टी फैंथलर ने 1750 में सबसे पहले दिल्ली के अशोक स्तंभ का पता इन्होंने लगाया था। तो जो ये थे ये अशोक स्तंभ का पता लगाए थे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य काल में सामान्यतः भूमि कर कितना होता था? तो जो मौर्य काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? तो जो भूमि कर होता था ये उपज का 1/6 होता था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, 1/6। ये भी ध्यान रखिएगा, जो उस समय जो राजकीय भूमि होती थी मौर्य काल में, उससे जो प्राप्त आय होती थी उसको सीता कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्यकालीन भारत में दास प्रथा विद्यमान होने का उल्लेख किसने किया था? तो मौर्यकालीन में जो दास प्रथा की बात है वो कौन करता है? तो इसकी जो बात करता है वो कौटिल्य करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दासों के बारे में जानकारी मिलती है और ये बताते हैं कि 9 प्रकार के दास, ये दासों में भी 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस सातवाहन राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है? जो जहाज का चित्र बना हुआ है वो यज्ञश्री सतकर्णी पे बना हुआ है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, यज्ञश्री ये प्राप्त होता है, जिससे ये पता चलता है कि जो यज्ञश्री सतकर्णी था इसको जल यात्रा और समुद्री व्यापार से बहुत प्रेम था। जल यात्रा व समुद्री व्यापार से इसको लगाव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक किस शासक के दरबार से संबंधित थे? तो जो चरक हैं ये एक आयुर्वेदाचार्य थे। तो ये पूछ रहा है किसके दरबार में रहते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, कनिष्क। और इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है इनका चरक संहिता। संहिता इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमणों के संबंध में कौन सा कालानुक्रम सही है? तो बताना है कि जो भारत पे अभी विदेशी आक्रमण हुए हैं उनका क्रम क्या है। तो जो उनका क्रम है, सबसे पहले यूनानियों ने किया था आक्रमण,
यूनानियों के बाद से शक किए हैं, फिर कुषाण किए हैं। तो जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। सबसे पहले यूनानियों ने किया है, फिर शक ने किया है, फिर कुषाण ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संगम साहित्य में प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पाधिकारम की रचना किसने की है? तो शिल्पाधिकारम की जो रचना है वो रचना किया है इलांगो अदिगल ने। सही जवाब बी हो जाएगा, इलांगो अदिगल ने। तोलक्कापियर, जो तोलक्कापियर थे, इन्होंने तोलक्कापियम की रचना किया है, इन्होंने पीएम की रचना किया है। और शीतले सत्यनार, जो शीतले सत्यनार थे, इन्होंने मणिमेखलाई की रचना किया है। और जो तिरुवल्लुवर थे, तिरुवल्लुवर ने कुरल की रचना किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कन्नौज को द्वितीय राजधानी बनाया था, ये सही है। इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, ये गलत है। इसके समय जो है ह्वेनसांग भारत नहीं आया था, बल्कि फाहियान भारत आया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके समय जो है वो फाहियान भारत की यात्रा किया था, ना कि ह्वेनसांग ने। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया था, ये भी सही है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार वो हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त काल में महत्तर निम्न में से किस क्षेत्र का अधिकारी होता था? तो जो महत्तर होता था ये ग्राम का अधिकारी होता था, सही जवाब हो जाएगा। और ग्राम का जो अधिकारी होता था उसको महत्तर या इसको ग्रामपति भी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको ग्रामपति भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे पुस्तक है और उसके लेखक हैं न्यायावतार, न्यायावतार के लेखक जो है वो सिद्धसेन है। विक्रमोर्वशीयम के लेखक कालिदास हैं और काव्य दर्शन के लेखक दंडिन है। तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो ये प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताना है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेर द्वारा की गई थी, ये बिल्कुल सही है। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये भी सही है। हरिशेर चंद्रगुप्त द्वितीय का आश्रित कवि था। तो ये जो हरिशेर था ये चंद्रगुप्त द्वितीय का आश्रित कवि नहीं था, बल्कि ये समुद्रगुप्त का था, ये आप ध्यान रखिएगा। ये समुद्रगुप्त का आश्रित कवि था, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा इसका वो हो जाएगा सी। बाकी ये आप ध्यान रखिएगा, जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति में जो है ये इलाहाबाद के स्तंभ लेख के नाम से भी प्रसिद्ध है। और ये हरिशेर ने इसकी रचना किया है, संस्कृत में ये लिखी गई है। और इसी के प्रशस्ति के माध्यम से ही हमें समुद्रगुप्त की जो विजय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त काल में महादंडनायक था। तो गुप्त काल में महादंडनायक कौन था? तो महादंडनायक था गुप्त काल में वो न्यायाधीश को कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। सेनापति को क्या कहा जाता था? तो सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था, महाबलाधिकृत कहा जाता था। और जो पुलिस विभाग होता था तो पुलिस विभाग को वो दंड पार्षिक कहा जाता था, दंड पार्षिक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सम्राट हर्ष ने किस स्थान पर बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था? तो जो ये हर्ष था, ये हर्ष पहले शैव मतानुयायी था, ये पहले शैव को मानता था, बाद में ये बौद्ध के महायान शाखा, बौद्ध की जो महायान शाखा थी उसमें इसका विश्वास हो गया था। तो ये जो धार्मिक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करता था ये कन्नौज एवं प्रयाग में करता था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, कन्नौज एवं प्रयाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की यात्रा की है? तो जो नालंदा महाविहार की यात्रा जिसने किया है वो ह्वेनसांग ने भी किया है और इत्सिक ने किया है। ये दोनों ही नालंदा जो शिक्षा का केंद्र था बौद्ध शिक्षा का, वहाँ पे ये शिक्षा ग्रहण करने आए थे और यहाँ से वो जो बौद्ध की पांडुलिपियाँ होती हैं उसको ये अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई है? जो सबसे प्राचीनतम स्मृति वो मनुस्मृति है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, मनुस्मृति। ये मनुस्मृति को ही जो है वो एक तरीके से ये जो प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र था उसकी ये कानून पुस्तक थी जो
जो प्राचीन हिंदू धर्म था उसका ये कानून पुस्तक थी। और जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति का जो अनुवाद है वो संस्कृत से इंग्लिश में, इसका जो अनुवाद है वो संस्कृत से इंग्लिश में वो किया है विलियम जोन्स ने। ये भी आप ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अशमक जनपद की राजधानी पोटन या पोटली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो अस्मक की जो राजधानी है वो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है सही जवाब, क्योंकि जो अस्मक जनपद था ये दक्षिण भारत का था और यहाँ की इसकी जो राजधानी थी पोटली, ये गोदावरी नदी के तट पर थी। तो ये ऑप्शन में गोदावरी नदी नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी? तो जो नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है वो प्लिनी की पुस्तक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्लिनी। और इसी पुस्तक से ही हमें भारत का इटली के मध्य जो भारत का जो इटली के साथ व्यापार होता था, भारत और इटली का जो व्यापार होता था, इसकी भी हमें जानकारी इसी से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो ये कुछ हड़प्पाकालीन स्थल हैं और उनकी स्थिति है। तो जो रोपड़ है, रोपड़ की स्थिति पंजाब में है। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है और देसलपुर गुजरात में है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, 4, 1, 2, 3, जो हमने पीछे मैच कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो जो पूर्व मीमांसा है उसके जो प्रवर्तक थे पूर्व मीमांसा के, तो वो थे जैमिनी, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जैमिनी। कड़ात किसके थे? तो जो कड़ात थे ये वैशेषिक दर्शन के थे, ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। और जो बादरायण थे, बादरायण उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो गए और बादरायण जो थे वो उत्तर मीमांसा के थे। इसके अलावा भी आप थोड़ा सा जान लीजिए जो प्रमुख दर्शन है और उनके जो प्रवर्तक हैं। जैसे योग दर्शन है, योग दर्शन के जो थे वो पतंजलि थे, योग दर्शन के पतंजलि थे। सांख्य के जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल हैं। और न्याय के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थाविर और महासांगिक में विभाजित हो गया था? तो ये जो बौद्ध धर्म के अनुशासन को लेकर जो मतभेद हुआ था, उसके बाद जो बौद्ध धर्म टूटता है और वो बनता है अस्थाविर और महासांगिक। तो ये जो विभाजन हुआ था ये द्वितीय बौद्ध संगीति में होता है। थोड़ा द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में जान लेते हैं। इसका जो आयोजन होता है वो 383 BC में होता है और ये वैशाली में होता है। जगह क्या थी? तो जगह वैशाली था, वैशाली में होता है। और उस समय जो राजा था वो कालाशोक था, कालाशोक के समय इसका आयोजन होता है। और उस समय जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष थे सुबुकामी, सुबुकामी इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसी सेकंड में ही इनका मतभेद होने के कारण विवाद हो जाता है और अस्थाविर और महासांगिक में विभाजन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय संबंधी विचार किस देश से ग्रहण किए गए थे? जो सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय हो गया, राजनीतिक न्याय हो गया, ये हमने कहाँ से ग्रहण किया था? तो ये सोवियत संघ से ग्रहण किया था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, सोवियत संघ। इसके अलावा हमने सोवियत संघ से मूल कर्तव्य भी अपने संविधान में शामिल किया है, मूल कर्तव्य।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये जो भारतीय संविधान में धार्मिक अनुच्छेदों की बात करता है, आर्टिकल 25 से लेकर के 29 तक, तो इसमें पूछ रहा है 25 से लेकर 28 तक होता है, तो इसमें पूछ रहा है कि उसमें जो अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में मिलती है? तो ये अनुच्छेद 25 में, अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में मिलती है। अनुच्छेद 26 में क्या होता है कि इसमें हमको धार्मिक प्रबंधन की बात, हम अपने धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं, इसकी बात अनुच्छेद 26 करता है। और अनुच्छेद 28 कहता है कि जो कुछ संस्थान होते हैं, जो संस्थानों में हमें धार्मिक पूजा और या फिर धार्मिक शिक्षा में शामिल होने की हमें स्वतंत्रता मिलती है अनुच्छेद 28 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो जो 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2002 में, इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये क्या है? ये शिक्षा का अधिकार है। ये एक तरीके से ये क्या था? ये शिक्षा का अधिकार था। इसमें क्या है कि राज्य है वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करेगी। इनकी जो शिक्षा होगी वो मुफ्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विदेश यात्रा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो जो विदेश यात्रा का अधिकार है, ये बताना है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो विदेश यात्रा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। जो अनुच्छेद 21 है, ये बहुत ही व्यापक अधिकार इसमें दिए गए हैं, मतलब ये बहुत ही व्यापक है। इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और इसी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत ही जो है विदेश यात्रा का भी अधिकार दिया गया था। ये जो विदेश यात्रा का अधिकार है, इसके लिए जो सर्वोच्च न्यायालय में वाद था वो था सतीश चंद्र वर्मा बनाम भारत संघ। इसी वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने का अधिकार दिया था। अनुच्छेद 19 के तहत ये वर्णित नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद अगर 19 के तहत अगर आप सोच रहे होंगे तो ये गलत है। अनुच्छेद 19 के तहत क्या है? ये हमारा है कि देश के अंदर संपूर्ण भारत में कहीं भी आपको भ्रमण का अधिकार दिया गया है, ना कि इसमें विदेश की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के संविधान में शामिल नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य के रूप में क्या शामिल नहीं है, ये बताना है। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये तो शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार, ये भी शामिल है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये नहीं है, ये हमारा DPSP है, ना कि ये मौलिक कर्तव्य है। और सभी भारतीय नागरिकों को सरकार द्वारा रोजगार देना, ऐसी भी कोई बात नहीं कहा गया है। तो 3 और 4 जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो ये अनुच्छेद 3 के तहत संसद क्या काम इसमें से नहीं कर सकती है? प्रदेश में बदलना, ये यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पे ये होगा कि अनुच्छेद 3 के तहत जो है वो कोई जो संसद है, ये किसी भी जो भी भूमि है उसको किसी विदेशी सत्ता को हस्तांतरित नहीं कर सकती। ये आपको ध्यान रखना है, सी के जगह पे ये ऑप्शन चाहिए। तो आप ये जान लीजिए, जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 के तहत संसद क्या कर सकती है? नए राज्यों का गठन भी कर सकती है और राज्यों के क्षेत्र नाम आकार में परिवर्तन भी कर सकती है, लेकिन वो किसी भी भूमि को या भूमि के किसी भाग को वो किसी विदेशी सत्ता को हस्तांतरित नहीं कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है? तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको जो हटाने का प्रतिबंध है वो कौन सी देश से लिया गया? तो वो हमने अमेरिका से लिया। इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। इसके अलावा हमने अमेरिका से और क्या क्या लिया है ये भी जान लीजिए। हमने उद्देशिका का विचार भी अमेरिका से लिया है। जो हम जुडिशियल रिव्यू करते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, वो भी हमने अमेरिका से लिया है। जो हमारा जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, वो भी हमने अमेरिका से ही लिया है।
उपराष्ट्रपति का पद, हमारा उपराष्ट्रपति वो भी हमने अमेरिका के तर्ज पे लिया है। इसके अलावा जो हम राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाते हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी हम जो है, ये आर्टिकल 61 है, ये भी हम जो है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य है जो भारत की प्रस्तावना में नहीं है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आर्थिक स्वतंत्रता। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में टोटल पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता में कौन कौन है? तो एक तो है आपकी विचार की स्वतंत्रता हमें होगी, फिर अभिव्यक्ति की होगी, थर्ड जो है वो हमें विश्वास की होगी, फोर्थ धर्म, फिफ्थ जो है वो उपासना। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। इसमें 3 बार संशोधन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए। प्रस्तावना को हम कानून अदालत में नहीं ला सकते हैं, उसको वाद योग्य नहीं बना सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 3 बार संशोधन हुआ, गलत है। इसमें अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, और वो संशोधन क्या हुआ था? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसके द्वारा प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुना है कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है, तो गलत। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि ये संविधान का हिस्सा है, और ये जो बात बताई है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद जो है 1973 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है हिस्सा माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं हैं? है कि 26 नवंबर 1949 को जब भी हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय कौन से शब्द थे जो इसमें सम्मिलित नहीं थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों ही सम्मिलित नहीं थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए, 1, 3, 4। इनको जो है, ये तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करना है। तो यह केवल भारतीय नागरिकों को मनमानी और अत्यधिक सजा से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं, केवल 2 कथन कि इसके अनुसार, अनुच्छेद 20 के अनुसार क्या होगा? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। फर्स्ट इसमें इसलिए गलत है क्योंकि ये केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं है, इसमें हम विदेशियों को भी है, जो विदेशी हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके तहत उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत शामिल है? जो समानता का अधिकार है ये संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो इसमें बी और सी दोनों होगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14 वो विधि के सम्मत समता की बात करता है, कि विधि के सम्मत समता की बात अनुच्छेद 14 करता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि जो भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद जो 16 है, 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता की बात करता है, ये अवसर की समता की बात करता है। और 17 पता ही होगा, अस्पृश्यता की अंत की बात करता है। और अनुच्छेद जो 18 है, अनुच्छेद 18 वो उपाधियों की अंत की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन स्वर्ण सिख समिति के सदस्य रहे हैं?
तो जो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं वो SS रे, CM स्टीफन और AR अतुल्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो B, 2, 3 और 4। स्वर्ण सिंह समिति के तहत ही 42वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा संविधान में भाग 4 का जोड़ा जाता है। ये DPSP, इसमें क्या है, DPSP के बारे में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है। और स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही जो हमारे मूल कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51 का, इनको भी शामिल किया गया है। टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। यदि भारत अपने पड़ोसी देश कोई क्षेत्र सौंपने का निर्णय लेता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें था कि जो संसद है अगर उसको कोई भी क्षेत्र, कोई भी अपना भाग अगर पड़ोसी देश को सौंपना है तो वो अनुच्छेद 3 के तहत बिल्कुल ही नहीं कर सकती है। उसके लिए उसको संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन करना होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा C, अनुच्छेद 368 के तहत। और ये जो अनुच्छेद, ये जो विदेशी राज्य को क्षेत्र सौंपने का मामला है ये बेरूवारी मामले में सामने आया था, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बेरूवारी मामला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति के सदस्य नहीं थे। तो जो 1953 में राज्य पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था तो उसके सदस्य कौन नहीं थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 2 पट्टाभी जो सीतारमैया थे, ये इस समिति के सदस्य नहीं थे। तो सही जवाब हो जाएगा B, केवल 2। बाकी जो ये समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली इसके अध्यक्ष थे और जो इसके सदस्य थे वो हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर इसके सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। तो जो उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा D, पश्चिमी विक्षोभ। इसके कारण जो पंजाब, राजस्थान और जो हरियाणा, दिल्ली के एरिया हैं यहाँ पे वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित में से क्या है। तो उत्तर से दक्षिण में जो बंदरगाहों का क्रम है वो बताना है। तो जो उत्तर से दक्षिण का क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा कांडला, फिर हल्दिया, फिर पारादीप, फिर कोच्चि। सही जवाब इसका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो बताना है कौन सा जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो फतेहपुर शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी जो भागलपुर, कानपुर, उत्तरकाशी, इसके अलावा भी और हैं जैसे इलाहाबाद है, पटना है, आपका वाराणसी है, साहेबगंज है, हरिद्वार है, ये सब जो है गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो है जितगढ़ा। इसके पहले ये महेंद्रगिरी थी, लेकिन जो 2011 में रिसर्च के बाद से ये पता चला है कि महेंद्रगिरी ना होकर के जितगढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं, बताना है कि सुमेल किसका सही है। तो यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में है, माहे कर्नाटक में ना होकर के माहे कहाँ पे है, केरल में है। तो 3 सुमेल नहीं, इसका सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा वो B हो जाएगा, 1 और 2। ये जो तीनों ही एरिया ये पुदुचेरी के हैं। पुदुचेरी के जो बिना जुड़े हुए जो 4 इनके क्षेत्र हैं उसी में से हैं पुदुचेरी है, कराईकल है, यनम है
और माहे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है वो कन्या भ्रूण हत्या भी है, महिलाओं के सशक्तिकरण का अभाव है, ये भी है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेलांग घाटी, नेलांग घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो नेलांग घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो जो पाइराइट खनिज है वो कहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो बिहार, बिहार इसका एकमात्र उत्पादक राज्य है पाइराइट का। पाइराइट को आप थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, इसको मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड कहा, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं पाइराइट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? अर्थात जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो कारक होते हैं इनमें से कौन नहीं है? तो जिसका सही जवाब हो जाएगा वो औसत वर्षा, ये इसको निर्धारित करने वाला कारक नहीं है। बाकी जो अक्षांशीय स्थिति हो गई, महासागरीय जलधारा हो गई, समुद्र से दूरी हो गई, इसके अलावा पवने, उच्चावच, ऊंचाई, ऐसे इत्यादि जो कारक है वो किसी भी क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो कृष्णा की जो सहायक नदी है वो कौन नहीं है? तो आप ये जान लीजिए, जो कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी निकलती कहाँ से? तो ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, और ये प्रायद्वीप की सेकेंड बड़ी नदी है, प्रायद्वीपी भारत की सेकेंड बड़ी नदी है ये। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो पंचगंगा, घाट प्रभा और कोयना, ये तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये तीनों ही जो हैं वो सहायक नदी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। सही जवाब हो जाएगा बी, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई करने के कारण क्या होता है कि जो वहाँ की मृदा होती है वो लवड़ी मृदा हो जाती है, मृदा में जो लवड़ीयता, वो जो क्षारीयता का गुण होता है ये बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन गलत है? तो गलत कथन बताना है। मलनाड जो है वो कर्नाटक का क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार झारखंड का, ये भी सही है, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ग्रीष्मकालीन मानसून के भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? तो जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है उसमें भारत की जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। सही जवाब इसका हो जाएगा सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और इसी मानसून के द्वारा जो भारत है वो सर्वाधिक वर्षा को प्राप्त करता है, जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो हमें इसी मानसून के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो मुद्रा को अवमूल्यन करना, यानी किसी भी विदेशी मुद्रा के समक्ष अपनी मुद्रा की वैल्यू को गिराना ही अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन करने से क्या होता है, निर्यात में वृद्धि हो जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, निर्यात में वृद्धि होती है और आयात में कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार लेते हैं, तो जो सिर्फ एक रात के लिए या कुछ शॉर्ट टर्म के लिए जो धन को लेते हैं उसे हम कहते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ये आप ध्यान रखिएगा, उसको सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहते हैं, इसको MSF भी कहा जाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य है जो RBI से संबंधित नहीं है? तो ऋण का नियंत्रण करना है,
मुद्रित नोट जारी करना, ये भी आरबीआई काम करता है। जनता को पैसा उधार देना, बिल्कुल गलत, आरबीआई जो है वो जनता को पैसा उधार नहीं देता है। और अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना, ये भी कार्य करता है। तो जो इसका गलत हो जाएगा वो केवल 3 सही जवाब हो जाएगा बी, केवल 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो ये कौन से पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य रखा गया था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था होगी वो आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक बनेगी। तो ये जो लक्ष्य रखा गया था ये 3rd पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, 3री पंचवर्षीय योजना में। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, गाडगिल योजना। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? तो जो नीली क्रांति का आरंभ हुआ था वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1985 से लेकर के 1990 तक का समय था। नीली क्रांति में क्या होता है कि नीली क्रांति में मछली उत्पादन और समुद्री उत्पादन को, मछली वो समुद्री जो उत्पाद होते हैं, जो समुद्री उत्पाद होते हैं, इनको बढ़ाने के लिए इसमें योजनाएं लाई जाती हैं, इस पे फोकस किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सार्वजनिक वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो जो भी नीति आयोग, अभी इसका नीति आयोग का गठन अभी हाल ही में हुआ है, 2015 में, आप ये ध्यान रखिएगा, 2015 में इसका गठन हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसमें जो उपाध्यक्ष हैं उनको किसके वरीयता क्रम में दर्जा दिया जाता है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का, वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये जो है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान भी होते हैं और ये जो है राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष नेता के समान भी होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के समान नहीं होते हैं, इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वो ए और सी सही होने के कारण डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है बताना है। तो देखिए नीति आयोग, नीति आयोग तो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका गठन अभी 1 जनवरी 2015 को किया गया था। बाकी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग, ये तीनों ही जो है वो संवैधानिक आयोग है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। नीति आयोग के बारे में कौन से कथन सही हैं ये बताना है। नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है, ये इसका लक्ष्य है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये बात भी सही है। नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जी नहीं, 8 पूर्णकालिक सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि नीति आयोग में 6 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष होता है, 6 में से, और बाकी जो 5 होते हैं वो सदस्य होते हैं, तो टोटल 6 होते हैं। तो कौन सा इसका जो सही होगा वो 1 और 2 सही होगा, तो सही जवाब हो जाएगा उसका बी, 1 और 2 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक उदारीकरण की नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये 1992 से लेकर के ये 1997 तक का समय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आदेश मुद्रा, वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य होता है। तो ये गलत है, जो आदेश मुद्रा होती है उसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, इसका जो आंतरिक मूल्य है वो नहीं होता है। व्यापक मुद्रा क्या होती है? डाकघर द्वारा रखी गई आवधिक जमा, ये मुद्रा भी आती है, डाकघर मुद्रा भी जो है वो व्यापक मुद्रा में आता है। इसके अलावा इसमें संकुचित मुद्रा, व्यवसायिक बैंकों में रखी गई मुद्रा भी इसमें आती है। वैध मुद्रा क्या होता है? जो सरकार द्वारा जारी मुद्रा होती है उसको वैध मुद्रा कहते हैं। तो इस प्रकार बी और सी दोनों सही हैं, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया जी थे। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं, आपको ये ध्यान रखना है, सुमन बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जो सर्वोदय योजना है इसका प्रारूप जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जो जयप्रकाश नारायण थे ये गांधी जी के सर्वोदय जो सिद्धांत था उससे काफी प्रभावित थे ये, और उसी से प्रभावित होकर के उन्होंने सर्वोदय योजना को प्रारंभ किया था। तो ये योजना का जो प्रकाशन किया था उन्होंने 1950 में किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो विद्युत धारा का जो एसआई यूनिट होता है वो इसमें क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई यूनिट तो देखिए इसमें जो है यहाँ पे विद्युत धारा का जो एसआई यूनिट होगा वो एम्पियर होगा, सी होगा एक का। ताप का होगा वो केल्विन होगा, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होगा, पदार्थ की मात्रा का मोल होगा। तो इस हिसाब से उसका सही जवाब हो जाएगा वो बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। वायुयान की गति में निम्न में किस गति का उदाहरण है? तो जो वायुयान की गति है वो किस गति का उदाहरण है? तो ये त्रिविमीय गति का, 3 डायमेंशनल। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, त्रिविमीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। जब किसी वस्तु का वेग घटकर आधा कर दिया जाए तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। सही जवाब सी हो जाएगा, घट करके 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। यदि लिफ्ट विरामावस्था में हो और उसमें एक व्यक्ति हो तो क्या कथनों पे विचार करना है? तो व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा, व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा, व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए। अगर लिफ्ट विरामावस्था में है तो जो व्यक्ति का आभासी भार है वही उसका वास्तविक भार होगा। अगर लिफ्ट जो है नीचे की ओर जाती है, तो जो व्यक्ति का आभासी भार होता है उसके वास्तविक भार से कम हो जाता है, अगर लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। और अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका जो आभासी भार होगा वो वास्तविक भार से अधिक महसूस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा कम हो जाए तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। जवाब हो जाएगा कि कौन सा कथन गलत है? तो 3 नंबर इसका स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो सिद्धांत है उत्प्लावन बल का, ये जो सिद्धांत दिया था ये इसको आर्किमिडीज सिद्धांत भी कहा जाता है, कि थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण नहीं है। तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या नहीं है ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जो प्रकाशीय तरंगे हैं ये अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, बाकी ये ध्वनि तरंगे और जो भूकंप से उत्पन्न तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। फ़ारेनहाइट स्केल में उच्च नियत बिंदु कितना होता है? तो इसका जो उच्च नियत बिंदु होता है अर्थात इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, तो ये होगा 212 फ़ारेनहाइट। और इसका जो न्यूनतम होता है जिसको हिमांक भी कहते हैं ये 32 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 212 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में अगर विस्तृत देखना है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण में इतना विस्तृत ना होकर के छोटी चीजों को बड़ा करके देखा जाता है।
तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? सर्च लाइट में, नाक, कान, दांत आदि के जांच में भी किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर में नहीं, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत होगा। यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक ए और बी के सही होने के कारण इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। जर्मेनियम को गर्म करने पर इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम जर्मेनियम को गर्म करेंगे तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। तो जर्मेनियम को गर्म करने पर इसका जो प्रभाव होगा वो घट जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इसका प्रभाव घटता है। जर्मेनियम एक अर्धचालक है, ये ध्यान रखिएगा, जर्मेनियम जो है वो एक अर्धचालक है, एक अर्धचालक है और इसमें इलेक्ट्रॉन वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं वो है सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, आर्सेनिक आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। हाइड्रोजन के समस्थानिकों में किस कण की संख्या भिन्न होती है? तो इसमें जो संख्या भिन्न होती है वो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। और बाकी जो समस्थानिक में जो उनकी परमाणु संख्या होती है वो तो बराबर होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन के कारण से ही उनका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। शक्ति की विमा है तो शक्ति की विमा है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ml² टी पे माइनस टी का पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। सूची ए को सूची दो से मिलान करिए और सही उत्तर की पहचान करिए। तो नैनो में तो पता है आपको 10⁻⁻⁹ होता है। पीको में 10⁻⁻12 होता है और योक्टो में 10⁻⁻24 होता है और माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है। तो जिसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो जो जड़त्व का नियम है न्यूटन का, प्रथम एवं द्वितीय नियम को सम्मिलित रूप से बिल्कुल गलत नहीं कहा जाता, द्वितीय नियम को ये भी नहीं, थर्ड नियम को ये भी नहीं। इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है, जो नियम प्रथम है, वही जड़त्व का नियम है। न्यूटन ने टोटल 3 गति संबंधी नियम दिए थे। पहला जो था वो जड़त्व का नियम था। इसके अनुसार ये होता है कि अगर कोई वस्तु जो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसको गति की अवस्था में ना लाया जा सके, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उसको कोई बाहरी बल लगा करके वीरान की अवस्था में ना लाया जा सके। इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशिष्ट स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। थर्ड है, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। तो ये गलत है। जो बिजली का पंखा है ये विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में नहीं बल्कि इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसलिए 3 गलत होने की वजह से इसका जो सही जवाब होगा वो 1 और 2 बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के रूप पर, वस्तु के आकार पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। जो त्वरण है वो निर्भर करता है वस्तु के स्थान पर, ना कि उसके रूप, आकार और द्रव्यमान पर। तो जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। विरूपण सदैव विरूपणकारी बल के समानुपाती होता है। बर्नौली के नियमानुसार यदि द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाता है। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, 1, 2 और 3 करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87।
निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग निम्न में से कौन सा है ये बताना है। तो ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे, जल तरंगे, ये तीनों ही जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, आप यहाँ थोड़ा देख लीजिए। जो तरंग होती है, जो तरंग होती है दो प्रकार से होती है। एक यांत्रिक तरंग होती है, और एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे में दो प्रकार होते हैं। एक तो इनका अनुप्रस्थ होता है और एक अनुदैर्ध्य होता है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसमें आपकी गामा तरंगे आती हैं, एक्सरे आता है, परावैगनी किरणें आती हैं, और जो विजिबल रेज होती हैं वो भी आती हैं इसमें। इसके अलावा इंफ्रारेड आती है, इसके अलावा रेडियो वेव आते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन में ना होने की वजह से इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म चाय कप की अपेक्षा प्याले में तेजी से ठंडा होता है, इसका कारण क्या है? यदि चाय की मात्रा स्थिर हो तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। प्याले में चाय की खुली सतह का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, इस कारण जो है चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। यदि समतल दर्पण में प्रकाश दर्पण के परावर्तन के फलस्वरूप बने आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसमें जितना ही आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, यानी दोनों ही कोण जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर 45 डिग्री अगर इसका आपतन कोण है तो इसका परावर्तन कोण भी इतना ही होगा। तो सही जवाब बी हो जाएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्वशक्ति किसकी व्यवहारिक इकाई है? तो जो अश्वशक्ति है वो किसकी व्यवहारिक इकाई है ये बताना है। तो ये जो है ये विद्युत शक्ति की है, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। एक अश्वशक्ति यानी 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और इन कथनों के बारे में बताना है कि कौन सा जो कथन है वो गलत है। चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है, जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पुष्टि करता है। सेकंड है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और यह उसी दिशा में कार्य करती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। संवेग अदिश राशि है। तो कौन इसमें गलत है ये बताना है। तो इसका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 2 और 3, ये इसके गलत हैं। संवेग एक अदिश राशि नहीं बल्कि सदिश राशि है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो ये सेकेंड ऑप्शन है कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम नहीं है, ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है, तो इस प्रकार से गलत हो जाएगा। ये जो दिया गया है ये न्यूटन का सेकेंड नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। लोलक युक्त घड़ियों के गर्मियों में मंद होने का कारण क्या है? तो जो लोलक युक्त घड़ियां हैं वो गर्मियों में मंद हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो ग्रीष्मकालीन में जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है। सही जवाब इसका बी होगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण ये मंद पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन से कथन सही हैं? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु उसको दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं देती है, और इसको मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और नेत्र लेंस एवं रेटिना की फोकस दूरी घट जाती है। तो ये घट नहीं जाती है बल्कि ये फोकस दूरी उसकी बढ़ जाती है, और नेत्र की गोली त्रिज्या घट जाती है, तो ये घटती नहीं है, ये भी बढ़ जाती है जो उसकी गोली त्रिज्या होती है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर किसी को मायोपिया है तो इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। टेस्ला निम्न में से इकाई है। तो टेस्ला किसकी इकाई है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है।
तो यहाँ पे प्रोटॉन की खोज किसने किया था ये बताना है। तो इसकी खोज किया था गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे टॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चार्विक ने। और परमाणुवाद की खोज किया था जॉन डाल्टन ने। तो जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो जो 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार है वो एंजेला मर्केल को दिया गया है। ये जर्मनी की चांसलर हैं, रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है। तो जो प्रतिमा का अनावरण है वो मैक्सिको में किया है। सही जवाब सी हो जाएगा, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, भगत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है। तो इसका नाम क्या है जो सबसे लंबी मालगाड़ी है। तो इसका नाम वासुकी है। सही जवाब सी हो जाएगा। ये जो रेलगाड़ी है वो 3.5 किलोमीटर लंबी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में पहले खारे पानी के लालटेन लॉन्च की गई है। खारे पानी की लालटेन लॉन्च की गई है, उसे क्या नाम दिया गया है। तो उसको रोशनी नाम दिया गया है। सही जवाब बी हो जाएगा, रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, 44वें शतरंज ओलंपियाड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। पहला है इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। सेकंड है नीदरलैंड ने ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता। थर्ड है भारत ने इसमें 2 कांस्य पदक जीते। तो ये तो सही है कि इसका आयोजन चेन्नई में किया गया है। भारत में इसका पहली बार आयोजन किया गया है और अभी इसका जो आयोजन हुआ है वो 9 अगस्त 2022 में हुआ था। और नीदरलैंड ने इसमें जो है स्वर्ण पदक नहीं जीता है, बल्कि नीदरलैंड ने इसमें नीदरलैंड को हरा करके उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण जीता है, ना कि नीदरलैंड ने जीता है। और भारत ने इसमें 2 कांस्य पदक हासिल किया है, ये भी सही है। तो जो इसका सही जवाब होगा, कौन से सही नहीं है, तो केवल 2। सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में कौन से कथन सही हैं। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में बताना है। तो इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया, बिल्कुल सही है। भारत ने कुल 66 पदक जीते, जी नहीं, ये गलत है। भारत जो है वो 66 पदक नहीं जीता है, बल्कि भारत इसमें 61 पदक जीता है, जिसमें से 22 गोल्ड जीता है, 16 जो है वो सिल्वर जीता है और 23 जो है वो ब्रॉन्ज जीता है। तो इस हिसाब, और थर्ड है एक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसकी जो पदक तालिका है उसमें सही बात है, भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया को, जो फर्स्ट है वो ऑस्ट्रेलिया है, और जो सेकंड मिला है वो इंग्लैंड को मिला है, और थर्ड स्थान जो मिला है वो कनाडा को मिला है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो 1 और 2 जवाब होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। तो जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष है वो चुना गया है विश्वनाथ आनंद को। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है। तो जो दानुरी को लॉन्च किया है वो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। सही जवाब बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। थर्ड क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई है। तो बढ़े चलो अभियान की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय ने किया है। सही जवाब सी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। इसका उद्देश्य है कि राष्ट्र के युवाओं के साथ जुड़ाव करना और उनमें देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करना, इस अभियान का उद्देश्य है। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया है। तो ये तमिलनाडु सरकार ने इसको किया है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, तमिलनाडु सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है।
तो जो वर्ल्ड बैंक का नया अर्थशास्त्री, मुख्य अर्थशास्त्री बना है वो इंदरमीत गिल बने हैं। सही जवाब बी हो जाएगा, इंदरमीत गिल। रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज जो है वो संयुक्त राष्ट्र में, यूएन में जो है वो भारत की राजदूत हैं। और अजय बंगा जो है वो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, ये जो है वो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है? तो जो राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता भी किसने ग्रहण किया है? तो ये गैबॉन और टोगो, इन दोनों ने ही इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया है। गैबो जो है वो सदस्यता ग्रहण करने वाला 55वां देश बना है और टोंगो 56वां देश बन गया है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी, इनमें से एक से अधिक। वर्तमान में जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता लिए हैं उसमें टोटल 56 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? तो जो पहले मानव यात्री ड्रोन है उसका जो नाम रखा गया है वो वरुण रखा गया है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीता भारत लाया गया है, बिल्कुल सही है। इन चीता को कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया, ये भी सही है। और कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो तीनों ही कथन सही हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो जो जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है वो उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सही जवाब इसका हो जाएगा सी। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? तो संभाजी नगर नाम रखा गया है। सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 महिला एकल खिताब जीतने वाली एलिना रायबाकिना का संबंध किस देश से है? तो जो ये एलिना रायबाकिना है ये किस देश की रहने वाली है? तो ये कजाकिस्तान की रहने वाली है। सही जवाब हो जाएगा सी, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो सम्मेलन का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया, ये सही है। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था, ये भी सही है। 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा, ये भी सही है कि इसका आयोजन 2023 में लिथुआनिया में होगा। तो सभी स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो उसने बताना है कि कौन सा कथन जो है वो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के संबंध में सही नहीं है। तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो जी, इसमें भारत को 136वां नहीं बल्कि 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा बी। और इसमें जो आइसलैंड है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से किस राज्य ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 जीता है? तो जो एमएसएमई का पुरस्कार जीता है वो जीता है ओडिशा ने। सही जवाब हो जाएगा बी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? तो ये जो बिहार के शिक्षक को सम्मानित किया गया है सौरभ सुमन और निशी कुमारी, इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि सौरभ सुमन और निशी कुमारी। नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। नई दिल्ली में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कार्यक्रम में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो इस वर्ष मेले का थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल था, बिल्कुल सही है। इस वर्ष 3 राज्यों बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को स्वर्ण पदक दिया गया है। जी नहीं, बिहार को स्वर्ण पदक नहीं दिया गया है बल्कि बिहार को रजत पदक दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी?
तो जो ये योजना है वो है अमृत धरोहर योजना, सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? तो जो रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है ये फाल्गु नदी पे किया जा रहा है, सही जवाब इसका हो जाएगा फाल्गु डैम। और इस डैम का नाम रखा गया है गयाजी डैम, गयाजी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे की शुरुआत की है? तो जो नो बैग डे की शुरुआत किया है वो बिहार सरकार ने प्रारंभ किया है। सैटरडे के दिन क्या होगा कि जो बच्चे होंगे उनको बैग नहीं ले जाना होगा, उस दिन केवल उनका जो होगा वो खेलकूद का पीरियड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। हाल ही में किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो ये वाराणसी को घोषित किया गया है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जो रामचंद्र माझी थे इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका था। ये जो इनका जो कलाकार थे ये लौंडा नाच के थे, इसका सही जवाब हो जाएगा सी लौंडा नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। बिहार के किस जिले में भिखारियों ने भीख में मिले पैसे को जमा करने के खुद का अनोखा बैंक खोला है? इनके लिए एक बैंक की सुविधा दे दी है सरकार ने कि आप बैंक खोल सकते हैं और समय पड़ा तो आपको लोन भी दिया जाएगा और वो जो पैसा जमा करेंगे उन पे उनको ब्याज भी मिलेगा। तो ये जो बैंक खोला गया है वो खोला गया है मुजफ्फरपुर में, सही जवाब हो जाएगा ए मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में लद्दाख के उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ये जो उमलिंगला दर्रे को पार करने के लिए जो महिला है उनका नाम है सविता महतो। ये बिहार की रहने वाली है और बिहार के भी ये सारण जिले की हैं, ये सारण जिले की हैं। इन्होंने साइकिल से इसको पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के भौगोलिक प्रदेश की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक ग्रंथ में मिलती है? तो जो बिहार के भौगोलिक प्रदेश की चर्चा वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में जो है बिहार को विदेह क्षेत्र कहा गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसको जो है वो विदेह क्षेत्र कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? तो ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताना है किसका सुमेल जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे शासक दिए गए हैं और उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो उदयन की राजधानी पाटलिपुत्र थी, शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली रखी, बिंबिसार ने राजगीर रखी। तो तीनों ही सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो बख्तियार खिलजी जो था इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए पहले कि ये बख्तियार खिलजी था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका दास था, ये ऐबक का ये दास था और इसने बिहार में आक्रमण किया और वहां पे जो नालंदा एंड विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला को इसने बहुत बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था और इसकी जो हत्या करता है वो अली मर्दन करता है, सही जवाब सी हो जाएगा अली मर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। बिहार में अकबर के अभियान के डर से किस शासक ने बिहार छोड़ दिया था? तो दाऊद खां जो था वो पटना में था उस समय। तो जब वहाँ पे अकबर का आक्रमण होता है तो ये उसकी डर से राज्य को ही छोड़ करके चला जाता है और उसी समय जो है अकबर बिहार को अपने मुगल साम्राज्य में शामिल कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का संबंध बिहार से रहा है? तो गुरु नानक, इनका भी संबंध बिहार से रहा है और गुरु तेग बहादुर इनका भी रहा है और यहाँ पे गुरु नानक 2 जगह दिया था तो इसका जो है गोविंद सिंह इनका भी रहा है। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात तीनों का ही संबंध बिहार से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। पटना के गोल घर का निर्माण किस ब्रिटिश इंजीनियर ने करवाया था? जो पटना के गोल घर का निर्माण है वो जॉन गास्टिन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। बिहार में बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ पे स्थापित था? तो जो बहावी आंदोलन का केंद्र था वो पटना में था।
और जो बहावी आंदोलन का प्रवर्तक था जो वो था सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। भारत में इसके 2 केंद्र थे। एक केंद्र था वो सीतना में था और दूसरा बिहार में था। जो पहला था वो सीतना में था और दूसरा जो था वो पटना बिहार में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है किसका सुमेल सही नहीं है। बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने किया था। गया अधिवेशन का चितरंजन दास ने किया था। रामगढ़ अधिवेशन का मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो ये तीनों ही सुमेलित है, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? तो बिहार विद्यापीठ का जो उद्घाटन है वो महात्मा गांधी ने किया था। ये जो जब असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा के वैकल्पिक साधन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया था। ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं इन्होंने इसकी स्थापना किया था और इसी महाविद्यालय के जो प्रांगण में गांधी जी बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है? तो जो ये रचना है ये राजेंद्र प्रसाद की रचना है। सही जवाब सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आजाद दस्ता से संबंधित है? तो आजाद दस्ता से संबंधित कौन कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण भी थे, योगेंद्र शुक्ला भी थे, सूरज नारायण सिंह, तीनों लोग संबंधित थे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ये जो आजाद दस्ते का गठन किया गया था ये 1942 में किया गया था। 1942 में आजाद दस्ते का गठन किया गया था और ये इसका जो मुख्य कार्य था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ करना, कार्रवाई करना, संचार साधनों को नष्ट करना, इसी उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। इसके अलावा भी इसमें और भी लोग शामिल थे, जैसे इसमें राम मनोहर लोहिया थे, अरुणा आसिफ अली थी, रामानंद मिश्र थे और बाकी ये लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में कौन से कथन है जो वो सही है, इस पे विचार करना है। उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, तो बिल्कुल सही है, उन्होंने गठन किया था और उनकी जो पत्रिका थी वो हुंकार थी, ये भी सही है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक किसान क्या करे, तो ये भी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, इनमें से सभी कथन जो है वो सही हैं। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के संबंध में कथनों पर विचार करना है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, बिल्कुल सही है। द्वितीय जैन समिति का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था, दोनों बातें सही हैं। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी, 1 और 2 सही हैं। तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? जैन धर्म की जो स्थापना है वो ऋषभ देव ने किया था। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ये आपको पता होगा। और ये जो प्रथम जैन संगीति हुई थी पटना में, यहाँ पे ही क्या पाटलिपुत्र में, उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता था, यहाँ पे जो जैन धर्म है वो दिगंबर और श्वेतांबर में बढ़ जाता है। जो जैन जो फर्स्ट हुआ था इसमें श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर में ये बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा अपने शासन काल के किस वर्ष में किया था? तो अशोक जो है वो लुम्बिनी अपने शासन के 20वें काल वर्ष में जाता है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। और वहां पे जा करके वो जो राजस्व होती है उसको 1/6 से घटा करके वो 1/8 कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दिया था? तो जो राय साहब की उपाधि है वो महेंद्र प्रसाद ने लौटा दिया था। ये जो महेंद्र प्रसाद हैं ये राजेंद्र प्रसाद के भाई थे और इन्होंने एक तो राय साहब की उपाधि लौटाई थी और इसके साथ ही वो मजिस्ट्रेट पद से भी इस्तीफा दे दिए थे। मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिए थे ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है? तो वह संख्या 175 है। सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा है, संख्या क्या है? तो संख्या 150 है। सही जवाब सी हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, 5/8 + 6/8 - 10/11 को सरल करने पर मान क्या प्राप्त होगा? तो जो मान प्राप्त होगा वो 13/23 होगा। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नए संख्या समानुपाती हो जाए? तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से 4 घटाने पर ये प्राप्त होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। नेक्स्ट देखिए 145 नंबर क्वेश्चन, यदि ए का 30% बराबर है बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा? तो जिसका मान होगा वो 10:12:15 होगा। सही जवाब बी हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने से टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है? तो जो इसका अनुपात है वो 2:3 नहीं हो सकता है। सही जवाब ए हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी का 5 गुना है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? तो ये 80% कम है। सही जवाब सी हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, कुल अंकों की संख्या है। तो जो कुल अंक होंगे उसके वो 500 होंगे। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत का उपयोग कम करना चाहिए ताकि उसको चीनी पर अधिक खर्च ना करना पड़े? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर, यदि s बराबर सिग्मा 15 x = 1 इन ब्रैकेट x + 1/3 हो तो s का मान क्या होगा? तो x का मान जो होगा वो 125 होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये टेस्ट नंबर 2 खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए। देखने के लिए बहुत बहुत